को पढ़ने के बाद या तो आप एकदम से अपनी नौकरी छोड़ दोगे या फिर जिंदगी भर वही नौकरी करते रहोगे, एटलीस्ट बीच में नहीं फंसे रहोगे। ये ट्वीट किया था हमारे शार्क टैंक के फेवरेट शार्क एंड इंडियन बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर जी ने, जब उन्होंने अपनी किताब दोगलापन का अनाउंसमेंट पहली बार किया था। पीसी ज्वेलर्स, ग्रोफर्स, भारत पे जहाँ जाते हो तबाही मचा कर आते हो यार, इतने नेगेटिव कैसे हो? ऊपर से एरोगेंट और अहंकारी, हायर भी गलत लोगों को करते हो और जब कंपनी खस्ता हालत में आए अपने सहयोगियों और संस्थापकों को छोड़ देते हो। I mean, सीरियसली ऐसे लोगों को हायर भी कौन करना चाहेगा? ये सब कहा जाता था अशनीर जी के बारे में। कहा भी जाता है। अपनी इसी रोमांचक जिंदगी का खुलासा इन्होंने अपने जीवन चरित्र दोगलापन में किया है। कैसे ये मध्यम वर्गीय लड़का ग्रोफर्स और भारत पे जैसी कंपनियों को फर्श से अर्श तक लेकर जाता है और फिर उसे इन्हीं कंपनियों में से निकाल दिया जाता है। फिर भी आज 800 करोड़ की संपत्ति के साथ ये इंडिया के शार्क कहलाए जाते हैं। कैसे? इनकी इस जीवनी में उनके द्वारा किए गए मिस्टेक्स एंड लेसन्स ही लर्न फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस हमें सब एक रोमांचक तरीके से जानने को मिलेगा। This book is getting crazy popularity these days, so I also thought to make a quick overview of this book for my lovely viewers. I hope you will like this video. Please like, share and subscribe. Enjoy this book summary. Jai Hind. लेसन 1, फायर इन योर बेली। 5वीं कक्षा तक मैं एक औसत छात्र था, पर छठी कक्षा में मुझे पढ़ाई के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा हुआ और तभी से मैंने पढ़ाई को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। इतना सीरियस कि अब मुझे मेरे कॉम्पिटिटर को हराकर ही खुशी मिलती थी, फिर चाहे वो टास्क हो या एग्जाम में ज्यादा नंबर पाना। यही मेरा पसंदीदा खेल बन गया। मेरे छोटे दिमाग ने तभी सोच लिया था मैं अपने पापा के जैसा सीए या अपनी मम्मी के जैसा टीचर कभी नहीं बनूंगा, क्योंकि इन लोगों के लिए सफलता पाने की मर्यादा होती है। वो जितने घंटे काम करेंगे उतना ही वो पैसा कमा सकते हैं, पर मैं इससे कुछ अलग करूंगा। अरे यार, इतना कुछ जल्दी समझने के बाद भी मैंने मेरी जिंदगी में बहुत कुछ देर से ही पाया है। चलो देरी से ही सही, अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती है जो इंतजार करते हैं। 12वीं के बाद मुझे IIT दिल्ली में एडमिशन मिला था। यहाँ मुझे अपने 4 दोस्तों के साथ फ्रांस में इंटर्नशिप करने का गोल्डन चांस मिला। तभी मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा रिसर्च करके एक और यूरोपियन स्कॉलरशिप के बारे में पता लगाया। सोचा मेरे बाकी दोस्तों को भी बता दूं, लेकिन फिर लगा अगर मैंने उन्हें भी बता दिया तो मेरे स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। खाली पीली कंपटीशन क्यों पैदा करूं? और अगर उन्हें बाद में पता चला तो वो मुझे सेल्फिश समझेंगे। चलो छोड़ो यार, पहले खुद का ही नंबर लगता है कि नहीं देखता हूँ। खुश नसीबी से वो स्कॉलरशिप मुझे मिल गई और यूरोप में कॉलेज की इंटर्नशिप खत्म होने के बाद मुझे वहाँ पे ज्यादा दिन रहने का मौका मिला, वो भी फ्री में रहने, खाने और घूमने की सुविधाओं के साथ। इस दौरान मैंने बहुत सारे पैसे भी बचा लिए। ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था, जो मैंने अपनी मेहनत और जिम्मेदारी से पूरा किया था। तब मुझे समझ आया कि खुद की ग्रोथ के लिए थोड़ा बहुत सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है। बस इतना याद रखो कि आप दूसरों को हानि ना पहुंचाए। तब फ्रांस में रहते हुए मुझे समझ आया यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में टॉपर्स के साथ साथ बैक बेंचर्स का भी समान रूप से गौरव किया जाता है। उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, समझाया जाता है। इसलिए भले ही क्लास के कुछ बच्चों को नंबर्स कम आए, लेकिन उनके बेसिक कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं और ये बात भारत ने फ्रांस से सीखनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद अब मैं भारत की दूसरी प्रेस्टिजियस एग्जाम कैट यानी IIM के लिए प्रिपेयर करने लगा। मैंने दिल्ली का कोई फेमस कोचिंग क्लास छोड़कर ऐसा कोचिंग ढूंढा जहाँ पे लड़कियों की संख्या ज्यादा थी और यहीं पे मुझे मेरी सपनों की रानी मिल गई, माधुरी जैन। आज वो मेरी धर्मपत्नी है। भारत के इन दोनों टॉप एग्जाम्स को क्रैक करके वहाँ के कॉलेजेस में पढ़ के मैंने एक बात जानी, IIT के बच्चे स्वाभाविक रूप से सुपर शार्प होते हैं और IIM के बच्चे बहुत ही सेल्फ इंस्पायर्ड और काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से तो IIM एक कॉलेज से ज्यादा एक प्रकार का हाई इनकम प्लेसमेंट स्कूल है। तो अगर किसी को IIM से सफल होकर निकलना है तो आपको पढ़ाई से भी ज्यादा नेटवर्किंग स्किल पर काम करना होगा। IIM पास होने के बाद मैंने कोटक ज्वाइन किया। गुजरात में जब मैं एंकर इलेक्ट्रिकल्स के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, वहाँ सेल्स टैक्स की रेड पड़ गई। उस समय मुझे किसी ने एक बैग में 2 लाख रुपए भर कर दिए और कहा कोटक का कार्ड दिखाकर यहाँ से बाहर निकल जाओ। कुछ दिनों बाद मैंने वो पैसे एंकर इलेक्ट्रिकल कंपनी को वापस भेज दिए। यही मेरा आपको सेकंड लेसन रहेगा, डोंट बी ट्रांजैक्शनल। कभी पैसों के लिए बेचे मत जाना। कोटक में काम करते हुए ये मेरा दूसरा साल चल रहा था। मैंने यहाँ के रियल एस्टेट के बड़े खिलाड़ी
रुस्तम जी को मोटी रकम जुटाने में मदद की। उन्होंने खुश होकर मुझे अपने आगामी प्रोजेक्ट का CEO बनने का ऑफर दिया। तब मेरी उम्र महज 26 साल थी। मैंने उस ऑफर को मना कर दिया क्योंकि उस वक्त मुझे लगता था मेरा दिमाग एक बिजनेसमैन की तरह नहीं चलता और ना ही मुझे इस एरिया की इतनी समझ है। मुझे अभी भी उस तरीके से डिसीजन मेकिंग नहीं आती। मेरी खासियत बस इतनी थी कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम दिखती है मैं उसके ऊपर नुस्खे ढूंढने में जी जान लगा देता हूँ और इसी बात ने मुझे इतना आगे तक लाया था। कुछ भी कहो, कोटक के एक्सपीरियंस ने मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ाया क्योंकि यहाँ पर मैंने इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन, फाउंडर्स और अमीर लोगों के साथ आमने सामने बैठकर आंखों से आंखें मिलाकर बातें की, उनकी जर्नी को समझा। उन्होंने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए थे जिसके परिणाम स्वरूप आज वो इस मुकाम पर है, ये मुझे डिटेल में समझने का मौका मिला। अब मेरी आंखों में वो शर्म और बात करते वक्त हिचकिचाहट नहीं होती थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत थी। इसलिए मेरा आपके लिए लेसन नंबर 3 रहेगा, नेवर लूज द इननेट डिजायर टू लीव द लाइफ ऑफ समवन मोर सक्सेसफुल, ट्राई टू बी इन देयर शूज। अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सक्सेसफुल लोगों के साथ उठना बैठना बातें करना चालू कर दो। इससे ढांसू उपाय इस पर कुछ नहीं है। कोटक छोड़ने के बाद एक बड़ी MNC अमेरिकन एक्सप्रेस में मुझे नौकरी मिली। यहाँ पे काम करना लगभग सरकारी नौकरी जैसा था, बस फर्क इतना था मेरी सरकार अमेरिका में बैठी हुई थी और इस बार पैसा डॉलर में बातें करने लगा था। यहाँ मुझे सालाना कुछ 80 लाख रुपए का पैकेज मिला था। बट समवेयर आई न्यू जॉब कांट मेक यू रिच। इसी दौरान 2015 में मेरे एक दोस्त ने ग्रोफर्स इस स्टार्टअप में CFO बनने का ऑफर दिया। मुझे पता था पैसा कम मिलेगा लेकिन अगर ये आइडिया चल पड़ी तो जिंदगी बन जाएगी। ग्रोफर्स का बिजनेस हमने मार्केट प्लेस मॉडल से शुरू किया, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, eBay है, ठीक वैसे ही। इस प्लेटफॉर्म पर हम लोगों की ग्रोसरीज एंड एसेंशियल्स के ऑनलाइन ऑर्डर्स लेकर घर तक डिलीवरी करते थे, पर हमने इन्वेंट्रीज को स्टोर करने के लिए डार्क स्टोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। इस मार्केट प्लेस मॉडल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि दुकानदारों की इन्वेंट्री लाइव नहीं थी। इस दौरान एक असुविधा की वजह से एक ग्राहक ने हम पर केस कर दी और इन लीगल कॉम्प्लिकेशंस को हटाने का काम मुझे दिया गया। 2016 के मध्य तक आते आते ग्रोफर्स बिजनेस मॉडल स्थिर होने लगा। हम हर महीने 3 से 4 मिलियन डॉलर का बिजनेस करने लगे थे, पर वही हर महीने 4 से 5 मिलियन डॉलर तक का नुकसान भी झेलना पड़ रहा था। एक एक ऑर्डर पर गवा रहे पैसों का दर्द मुझे बेहद अपमानजनक लग रहा था। आपको बता दूं, हमारे साइट पर एवरेज ऑर्डर्स मिलने का साइज था 1000 से 1200 रुपया। इस पर हमारी कमाई 120 रुपया होती थी, जबकि अंतिम मील डिलीवरी में हमें 150 रुपए खर्च आता था। किसी और का तो नहीं पता, लेकिन ये डेटा देखकर मुझे समझ आ रहा था अब इस बिजनेस का भविष्य टिकाऊ नहीं है। मैंने ऐसे ही कुछ मामलों में कई सवाल उठाए, जैसे मेरा ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान वहाँ आए कुछ नए एम्प्लॉय से भी कम था, जो मेरे लिए सही बात नहीं थी। जब मैंने इसका जवाब मांगा, कंपनी के फाउंडर का जवाब आया, अरे सॉरी, वो मेरे दिमाग से निकल गया। इन सारी झंझट में मुझे ग्रोफर्स छोड़ना पड़ा। वो कंपनी जिसे मैंने इतने जोश से ज्वाइन किया था, अब अलविदा कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं समझ गया था मुझे कंपनी का उचित सौदा नहीं दिया जा रहा है। मुझे मेरे कुछ बैंकों के खाते भी ब्लॉक करने पड़े ताकि ग्रोफर्स के मालिक अलबिंदर वादे के हिसाब से मुझे पैसे प्रदान कर दे। ग्रोफर्स छोड़ने के बाद मैं काफी बुरे हालातों में फंस गया, जहाँ मेरे आत्मविश्वास और बुद्धि की कठोर परीक्षा थी। मैंने एक बात सीखी, व्यवसाय चलाने के लिए व्यवहार्यता होने की जरूरत होती है, ना कि बस आंकड़ों का मूल्यांकन आने की। इसके बाद मुझे PC ज्वेलर्स के साथ गोल्डन लोन स्कीम बिजनेस खड़ा करने का मौका मिला। इस व्यवसाय को ऑर्गेनाइज और डिजिटाइज करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। फिर नीरव मोदी की घटना हुई और सभी सोने के शेयर्स डूब गए। हाँ, मैंने ये भी जगह छोड़ दी। बहुत लोगों को लगा था मेरा PC ज्वेलर्स के साथ काम करने का निर्णय मुझे पीछे खींच लाएगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। मुझे तब भी पता था कि मैंने जो किया सही काम किया। सोने की दुकानों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना एक उचित कदम था। अब मुझे मेरे कॉलेज के 2 पुराने यारों ने एक फिनटेक कंपनी को विकसित करने का प्रस्ताव दिया, जिसका नाम था भारत पे। हम शुरू से एक बात पर क्लियर थे कि लागत कम ही रखेंगे, इसलिए मैंने अपनी टीम को भी छोटा रखा था
और बिजनेस ग्रोथ साइड देखने के लिए अपनी बीवी को ही अपॉइंट किया था, जिस पर मेरे दोस्तों की भी मंजूरी थी। मैं आपको भी एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपने टेक कंपनी को चलाने के लिए अनगिनत लोगों को काम पर लगा रखा है तो आप एक टेक बिजनेस नहीं, ऑपरेशन बिजनेस चला रहे हो। मैंने अपना अधिकांश जीवन एक बैंकर के तौर पर बिताया था, लेकिन अब मैं ये समझने लगा था एक बैंक साइलोज या जागीर में काम करती है, जिसमें कस्टमर बस व्यवसाय के लिए प्रासंगिक चीज होती है। इसीलिए मुझे बैंकर लोगों से नफरत है। अरे जहाँ हर व्यवसाय ग्राहकों को लुभाने फुसलाने के लिए काम करता है, वहीं ये बैंकर्स अपने ग्राहकों को डरा कर काम निकलवाने की फिराक में रहते हैं। अप्रैल 2019 में हमने बिना समय गवाए लेंडिंग कैश फ्लो डिस्काउंटिंग के प्रिंसिपल पर आधारित एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। मेरी फिलॉसफी सिंपल थी, अगर आप लोगों को कुछ मौलिक रूप से अच्छा देते हो तो बाजार भी आपको खुली बाहों से अपनाएगा और उस प्रोडक्ट की अहमियत कीमत जीवन भर के लिए मिल सकती है। दिस इज माई लेसन फॉर यू। डोंट फॉरगेट एज अ फाउंडर द गेम इज ऑलवेज बिटवीन यू एंड द कस्टमर अलोन। वैसे मैंने यहाँ NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से कोई हायरिंग नहीं की थी। मैंने हमेशा ऐसे लोगों को चुना जो बिजनेस करने के लिए पैशनेट हो, जिन्हें अगर हमारी कंपनी भारत पे के लिए 10 इन्वेस्टर्स को पटाना हो तो 100 इन्वेस्टर्स को हर एक को 3-3 बार फोन करके कन्विंस करना पड़ता था। अब जब सब सही चल रहा था, मैंने भारत पे के सबसे बड़े निवेशक सिकोया को पत्र लिखकर कहा मेरी सैलरी 60 लाख कर दे, लेकिन उन्होंने इसे 36 लाख ही रहने देने के लिए कह दिया। अरे जहाँ कंपनी के वाइस चेयरमैन लाखों में पैसा छाप रहे हैं, वहाँ कंपनी के संस्थापक को वेतन बढ़ती देने के लिए कैसी हिचकिचाहट थी। ये प्रसंग मेरे लिए बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। तब मुझे महसूस हुआ मैंने 4 लोगों को हायर करके बहुत गलत काम कर दिया। 1 सोहेल एज ए CEO, 2 जसनीत एज ए CHRO, 3 सुमित सिंह एज ए जनरल काउंसिल और 4 रजनीश कुमार एज ए डायरेक्टर। इस सारे बखेड़े में और एक संकट ने दस्तक दी। भारत पे के को-फाउंडर्स ने मुझ पर और मेरी पत्नी माधुरी जैन पर 88 करोड़ रुपए धोखाधड़ी घोटाला करने का आरोप लगाया, जिस वजह से भारत पे को भारी नुकसान झेलना पड़ा, ये उनका कहना था। अब ये मामला कोर्ट में है और इसके लिए भी हमारी लड़ाई जारी है। Here I have a lesson for you. Give your family a seat. अपने बिजनेसेस में, कामों में अपने फैमिली मेंबर्स को हमेशा इन्वॉल्व किया करें, क्योंकि जब कोई नहीं होता ना, बस अपने लोग ही काम आते हैं और मुसीबतों में भी साथ खड़े होते हैं, जिसका मेरे केस में उदाहरण है मेरी बीवी। ये सब देख मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा तुम वही कर रहे थे जो व्यवसाय के लिए सही था और उसी एक कारण के लिए तुम्हें शहीद कर दिया गया। तो यहाँ मेरा आपके लिए लेसन है, अपने काम में भी ना किसी अच्छे कारण के लिए भी शहीद नहीं होना चाहिए। जब मुझे शार्क टैंक ये टीवी शो करने का ऑफर आया, इसे स्वीकार करने का सुझाव मुझे मेरी बीवी ने ही दिया था। शार्क टैंक पर मेरे बात करने की शैली ईमानदार और सीधी थी। इस स्टाइल को लोगों ने बेहद पसंद किया। परिणाम स्वरूप सोशल मीडिया पर अचानक से मेरे 7 लाख ऑर्गेनिक फॉलोअर्स बढ़ गए। शार्क टैंक मेरे लिए 2 चीजों से खास था। 1, बिजनेसेस पर बातें करना मेरा पैशन है, जुनून है। 2, बड़े बड़े व्यवसायों के बारे में बोलने के लिए, समझने के लिए इंग्लिश की जरूरत नहीं है। ये मैंने ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा का उपयोग करके स्पष्ट किया। तब भी कई लोगों ने मुझ पर सवाल उठाए, क्या तुम्हें लगता है शार्क टैंक पर आने से तुम्हारा और पतन हो गया? तो भाई एक बात सुन लो, मैं नहीं जानता कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन जो भी हुआ मुझे अब किसी भी बात का दुख नहीं है। नायिका शेयर एपिसोड में मुझे मीडिया द्वारा फिर एक बार खलनायक के रूप में पेश किया गया, जबकि वास्तव में मुझे कुछ ऐसा करने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था जो मैंने कभी नहीं किया था। भारत पे छोड़ने के बाद मैंने जो कुछ भी वहाँ सीखा, जो भी मुझे अनुभव आए, उसे मैंने एक पोस्ट में लिखा। उस अकेली पोस्ट को लिंक्डइन पर 6.2 मिलियन लोगों ने पढ़ा। तब मुझे ये बात समझ आई कि कंपनी की कहानी चाहे जो भी हो, लोग सच्चाई सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। आज मेरे पास जो भी कार्स दिख रही है ना, वो सारी इस बिजनेस के पहले की है, जो मैंने दारू पर पैसा ना उड़ाते हुए अपने सेविंग से खरीदी थी। तो अब आपको पता चला मनचाही गाड़ियां खरीदने की मैजिक रेसिपी क्या है। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा, 240 मिलियन डॉलर की कंपनी भारत पे का 8.43% हिस्सेदार मैं भी हूँ, जो मुझे उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर बनाता है। ये है मेरी कहानी, जिसमें मैं नायक, खलनायक और बहुत कुछ हूँ। बस 2 बातें अब याद रखना, एक निवेशक आपसे ऊपर कभी नहीं है और ना कभी होगा। 1 से अधिक व्यवसायों के बारे में जानकारी रखना अभी से चालू कर दो।